बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अफसोस करना चाहता हूँ जो पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं पिछले कुछ सालों में, या ने दहशतगर्दी पर बेहतर अंदाज में काबू पा लिया था। हमारी पाक फ़ौज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, पुलिस ने, दीगर इदारों ने मिलकर जो काविशें की, जानें कुर्बान की और दहशतगर्दों को कंट्रोल किया, काबू किया। लेकिन इस वाक़े के बाद वो जो एतमाद पाकिस्तानी कौम में आया था कि दहशतगर्दी से हमारी जान छूट गई है, वो काफ़ी मुतासिर हुआ है। और ये वक्त का तकाज़ा है कि हम एक मरतबा फिर पूरी कौम को यकजा करें और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक और जंग लड़ी जाए जिसमें इनका मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए। इस वाक़े के बाद और इस वाक़े से पहले ख़ास तौर पर इमरान ख़ान के जो बयानात हैं वो बहुत काबिल तशवीश हैं कि किस अंदाज में उसने उन दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान में दोबारा पैर जमाने के लिए कुछ इक़दाम किए हैं। अब ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हुए जो पाकिस्तानी कौम से, पार्लियामेंट से और नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी हमारी है, उनको एतमाद में लिए बग़ैर किए गए। और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान में इतना अहम इशू जो दहशतगर्दी का था, उसे निपटने की जो पॉलिसी थी, उसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बना था और वो पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। उस पर बहस हुई थी, काफ़ी बात हुई थी और तमाम सियासी जमातों का तकरीबन उस पर इत्तफाक था। बजाय इसके कि अगर कोई पॉलिसी में तब्दीली होनी थी या कोई नया नुक्ता नज़र किसी का था, तो उस पर भी पूरी कौम को, पार्लियामेंट को, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को एतमाद में लिया जाता और कोई फ़ैसला होता तो शायद उसके नताइज मुख्तलिफ होते। लेकिन उन दहशतगर्द तंजीमों को दोबारा पाकिस्तान के अंदर ये रीसेटल करने वाली जो एक नई बात हम सुन रहे हैं कि जी प्लान बनाया गया था और उनको पता नहीं वो ठीक करते, उनको समझाते बुझाते और वो शायद आम शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजारने पर तैयार हो जाते। इस किस्म की सोच के साथ उनको जगह देने की कोशिश की गई। लेकिन नताइज जो सामने आए हैं वो बहुत ही ख़तरनाक और भयानक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान ख़ान को तो शायद अल्लाह ताला अक्ल नहीं देगा, क्योंकि वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता, उनकी मज़म्मत नहीं कर सकता और उनके ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई की हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन बाकी सारी सियासी जमातें और पार्लियामेंट को इस पर फ़ैसला करना चाहिए। पाक फ़ौज को और दीगर इदारों को बैठकर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे हम इन दहशतगर्द तंजीमों का ख़ात्मा कर सकें। उसके साथ साथ इमरान ख़ान ने आसिफ अली जरदारी साहब पर एक इंतहाई घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी इमरान ख़ान को कत्ल करवाना चाहता है। और उससे भी आगे बढ़ के उसने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को जो हायर भी कर लिया और पैसे भी दे दिए। शायद पीपल्स पार्टी विक्टिम है दहशतगर्दी की और उसमें कत्ल होती रही है, हमारे कारकुन कत्ल होते रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उठाई हैं। हमने कभी भी बदला अपने तौर पे खुद से बदला लेने की बात नहीं की है। अब इमरान ख़ान की जो बात थी वो बहुत ख़तरनाक इसलिए है कि किसी सियासी जमात की क़यादत पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाकर आप अपनी जमात के लोगों को ये बता रहे हैं कि जी ये शख्स जो है खुदा न खास्ता मुझे मरवाना चाहता है। और इसके जो नताइज हैं वो पाकिस्तान की गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर बहुत ख़तरनाक निकल सकते हैं कि दो जमातें जिनकी फॉलोइंग है उनके लोग आपस में पता नहीं किस हद तक जा सकते हैं। इमरान ख़ान, मैं हमेशा कहता हूँ, ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है। कोई पॉलिटिकल विजडम उस आदमी का नहीं है,
बग़ैर सोचे समझे गंद उछालने के लिए वो मुंह से बातें निकाल देता है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के माशरे को, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाए। और ये वो तमाम काम हैं जो पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो चाहती हैं और इमरान खान उनको सर्व कर रहा है। और ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ कि ऐसे ही तो भारतीय और यहूदी इनको पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर पीटीआई की फंडिंग हो रही थी यहूदियों की जानिब से या भारतीयों की जानिब से तो उसके कुछ मकासद थे और अब वो मकासद बड़े वाजे हो रहे हैं कि इमरान खान चाहता है कि खुदा न खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत मज़ीद जो है वो तबाही और बर्बादी के दाने पर चली जाए। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान की कौम के ऊपर और मुसीबतें नाज़िल हों। इमरान खान चाहता है कि हमारा जो पाक फ़ौज का इदारा है खुदा न खास्ता वो तबाह हो जाए। इमरान खान चाहता है खुदा न खास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन तबाह हो जाए। इमरान खान चाहता है कि हमारा माशरा तबाह हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें वो किसी एजेंडे के तहत कर रहा है और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने फिर दोबारा कानून का रास्ता इख्तियार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को अपने इस बेबुनियाद इल्ज़ाम की बुनियाद पर लीगल नोटिस भेजा है। लेकिन बड़ी एक मज़ा खेज़ बात उसने फिर कही जो कल सुना मैंने कि वो कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, मैं तो दुआ कर रहा था कि आसिफ अली जरदारी जो है इस तरह करे और मैं कोर्ट में ले जाऊँ और अपनी बातें सारी उसने दोहराई। आपको याद होगा जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला हुआ तो इसी इमरान नियाज़ी ने यह कहा कि मैं तो दुआ कर रहा था कि ये जो है वो मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए और मैं तो दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली, अब ये मेरे ट्रैप में आ गए और मैं पता नहीं क्या सरप्राइज़ दूंगा। ट्रैप क्या होना था, बहरहाल इसकी वजारत उज़्मा गई, आइनी तरीके से गई। आज फिर उसने वो बात दोहराई है। मुझे तो हैरत होती है कि वो कहता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की क्या साख है और वो आएंगे तो मैं ये पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा। तो भाई जब तू जाएगा अदालत में, बल्कि अभी भी कोर्ट केस में चल रहा है, बाकी तो तू पूछेगा ना तूने कत्ल कितने किए, तूने करप्शन कितनी की। तेरे से तो एक सवाल पूछ रहे हैं, तेरे बच्चे कितने, ये बता दे। सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे बच्चे कितने, ये दो हैं जिनको तुम ओन करते हो, इसके अलावा भी कई और हैं और किस किस मुल्कों में हैं। जो आदमी मॉरली करप्ट हो, ये तो बहुत दुनिया जानती है कि उसका जो करेक्टर है वो क्या है। फाइनेंशियली करप्शन उसकी सामने आ गई है वज़ीर आज़म बनने के बाद, और ये बात भी सबके सामने है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म बना और उसके अगले 4 महीनों में उसके असासों में 5800% इजाफा हुआ। ये शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स के, किसी वज़ीर आज़म के इतनी तेज़ी से असासे बढ़े हों। इमरान खान के असासे बढ़े थे। हमने उस वक्त ही सवाल उठाया था कि इन असासों में इजाफा कैसे हुआ, तब ये तोशा खाने का डाका जो है सामने नहीं आया था। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो आपने देखा कि तोशा खाने का डाका भी सामने आया, फिर ये गोगी की जो करामात थी वो भी खुलकर सामने आई, पीरनी की जो करामात थी वो भी खुलकर सामने आई। तो इमरान खान की जो करप्शन थी वो भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही है। और इमरान खान बातें करता है रियासत मदीना की, लेकिन हरकतें इसकी सारी जो हैं वो अल्लाह माफ़ करे, अब मैं अल्फाज ही वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ऐसी हैं कि इसको संसार होना चाहिए। ये आदमी, वैसे मुझे हैरत इसके फॉलोअर्स पर भी होती है। इमरान खान के बच्चे इधर उधर फिर रहे हो जिसको मानता नहीं हो, फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, रियासत मदीना ये बनाएगा। इमरान खान इद्दत में निकाह कर ले तब भी कहते हैं जी कोई बात नहीं है, रियासत मदीना ये चलाएगा। इमरान खान माह मुहर्रम में निकाह कर ले तब भी कहते हैं कोई बात नहीं है, रियासत मदीना ये चलाएगा। इमरान खान निकाह के ऊपर वो दूसरा निकाह कर ले फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं है, रियासत मदीना ये चलाएगा। मतलब एक आदमी इतना करेक्टर लेस हो, जिस आदमी को मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप लोगों के पास कभी कोई इस्लामाबाद में आप रहते हो, शायद आपको हो आपके पास कोई वीडियो, ईद की नमाज पढ़ते हुए वज़ीर आज़म की, सदर की, चीफ मिनिस्टर्स की, गवर्नर्स की वीडियोस आती हैं ईद के दिन कि यहाँ नमाज पढ़ी। इसकी एक मैंने देखी थी, एक, और वो भी शायद दोपहर में 12 बजे शायद आई थी कि यहाँ से नमाज पढ़ी, नींद से उठा किसी ने कहा भाई नमाज पढ़ो, ईद का दिन है। पहली दफ़ा जब वज़ीर आज़म बना, पहली नमाज। उससे पहले ईद की नमाज ने पढ़ी थी तारुल कादी साहब के साथ धरने में, शायद वो भी गलत पढ़ी थी। नमाज जनाजा इसकी कभी पढ़ते हुए देखी आपने किसी की? एक पढ़ी थी गायबाना,
अरशद शरीफ की, वो भी गलत पड़ी थी। जिस आदमी को, हम भी गुनहगार लोग हैं, जिस आदमी को नमाज ना पढ़ने आती हो, जिस आदमी की कोई ऐसी शवायद मौजूद ना हो कि इसने ईद की नमाजें भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हैं, वो आदमी रियासत मदीना है, उसके फॉलोअर कहते हैं जी बल्ले बल्ले ही बनाएगा, बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इमरान खान एक इंतहाई बदकिरदार आदमी है, झूठा आदमी है, मुनाफिक आदमी है, और इमरान खान एक फितना है जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और फिर इस फितने से कई फितने पैदा हुए। शेख रशीद, जिसको यहाँ आमतौर पे पिंडी का शैतान कहते हैं आपके यहाँ, और पता नहीं वो जो कौन सा है वो यहाँ एक नाला जो है, नाला लई क्या बोलते हैं, नाला लई, हाँ, ये शायद उसी की कहीं की पैदावार है। वो भी एक बदकिरदार आदमी है, गिरफ्तार हुआ है। तो उसकी आप लैंग्वेज देखेंगे वो क्या है। भाई अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है तो अदालतें जितनी जल्दी रिलीफ पीटीआई के लोगों को दे रही है तो आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे एक आध दिन में आपकी जमानत हो जाएगी, भले आपके पास से गैर कानूनी जो है वो असला निकले, आपके पास से शराब निकले, आपके पास से जो चीज़ निकले, कोई बात नहीं, आपको जमानत मिल जाएगी। आप इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़ानदानों को धमकियां दें, उनको जान से मारने की धमकियां दें, आपको जमानत मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून के मुताबिक कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। शेख रशीद ने गिरफ्तार होने के बाद जो मजीद बकवास की है, उस बकवास के ऊपर भी कार्रवाई बनती है। अगर शेख रशीद ये कह रहा है कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है, और अगर शेख रशीद ये कह रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने इस काम के लिए किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि शेख रशीद के पास कोई शवाहिद होंगे, कोई गवाह होंगे कि जी किस तंजीम को पैसे दिए, कितने पैसे दिए, किस तरह से दिए। तो अगर वो चीज़ पूछने के लिए कोई आपके खिलाफ एफआईआर कटी है, और ये संगीन इल्ज़ाम है, एक साबिक सदर पाकिस्तान पर, एक पार्टी के सरबराह पर आप किसी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमसे कोई तो पूछे। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कानून के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि शेख रशीद के और भी जो करतूत और धंधे हैं उस पर भी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि आप लोग कभी यार हरीम शाह का कोई इंटरव्यू कर लो, था कोई पूछ लो उससे, उसकी मोबाइल फ़ोन के याद कर लो, शायद उसमें से कोई चीज़ें आपकी मिल जाएँ जो ये रियासत मदीना के यहाँ नाम नहाद दावेदार बनते फिर रहे हैं। इतने बदकिरदार लोग हैं और कौम को इन्होंने पता नहीं किस रास्ते पे लगाया हुआ है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ भी सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए, और इमरान खान भी अदालत में आए और अदालत में आकर ये साबित करे कि जो इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी के ऊपर उसने लगाया है उसके पास क्या शवाहिद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरी राय है, समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो कुछ अर्सा पहले इमरान खान की बंदूक के निशाने पर था, तब आसिफ अली जरदारी इसकी बंदूक के निशाने पर था। आज जो है ये आसिफ अली जरदारी के बंदूक के निशाने पर खुद ही अपने आगे बैठ गया कि मैं आसिफ अली जरदारी के बंदूक के निशाने पर हूँ, हमने तो कुछ नहीं कहा है। तो इसके हवास पर आसिफ अली जरदारी तारी है। इसको ये पता है कि इसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो कामयाब हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक मरकज़ी किरदार है, और उन्होंने तमाम जमातों को इकट्ठा किया और इमरान खान की नाजायज़ वज़ारत उज़्मा के दौर को ख़त्म किया। तो इस वजह से उसके वो हवास पे तारी हैं। उसे पता है कि पंजाब के अंदर भी अगर तब्दीली आ सकती थी तो आसिफ अली जरदारी साहब के थ्रू आ सकती थी। उसे ये महसूस हो रहा है कि बलोचिस्तान के अंदर भी अगर पीपल्स पार्टी की तरफ लोग आ रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब की मेहनत तो चाह रहे हैं। उसे ये पता है कि सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी अगर मजबूत हो रही है तो आसिफ अली जरदारी की मेहनतों की वजह से हो रही है। उसे ये पता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल जो उसको होता हुआ नज़र आ रहा है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की काविशों की वजह से हो रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा है कि अगर मैं आसिफ अली जरदारी को हिट नहीं करूँगा, उस पर इतने गलीज इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, तो आसिफ अली जरदारी इमरान खान की सियासत को खाक में मिला देगा। यही वजूहत है जिसकी बिना पर वही सारी बदतमीजियाँ बेहूदगियाँ बचा रहा है। बहुत शुक्रिया। जी 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 सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इल्जामात लगाए गए, माजी में भी पीपल्स पार्टी से बहुत सारे इल्जामात लगाए,
जाते रहे, लेकिन 2008 में पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सियासी विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं। उसके बाद फिर आपकी हुकूमत रही और हमने ये देखा कि कभी भी सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं की गई 2008 से 13 के दौरान। उसके बाद अब जो आप इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, एक तो यहाँ पे मैशत अभी तक हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रही है, डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस पे एक तो आपका ये बताना पूछना यही था कि इस पे पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है, और दूसरा इस मौजूदा दौर में महंगाई और मैशत पर तवज्जो देनी चाहिए थी। हम जो है वो मैशत की बजाय सियासी विक्टिमाइजेशन पे है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो जो मैशत में बाद में आता हूँ, पहले अगर आपकी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आपने बात की उधर आ जाऊँ। मैं आज भी ये समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अगर माजी में ये दावा किया तो हमने इसको साबित भी किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में ले ले और आप उसको कहें कि नहीं हम इससे नहीं पूछेंगे। आप इस इल्ज़ाम की ज़रा संजीदगी और नोयत का तो अंदाज़ा लगाएं ना। अगर खुदा ना करे इस नालायक बुज़दिल सिलेक्टेड साबिक वज़ीर आज़म को कुछ हो जाए तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम हमारी क़यादत के ऊपर आ जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो झूठा इल्ज़ाम इस आदमी ने लगाया है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और कौम को पता चले कि वो झूठ बोल रहा है। और अगर कोई और आदमी उसके इस इल्ज़ाम को शहादतें फराम कर रहा है, गवाहियाँ दे रहा है कि ये कर दिया है, तो उससे भी पूछा जाना चाहिए कि वो किस बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है। इसको इल्ज़ाम को झूठा साबित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी कि काम हो। इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकते हैं। अगर तो सियासी इंतकामी कार्रवाई करनी होती तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या बकवास ये करते रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। हमने सारे इल्ज़ाम बर्दाश्त किए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस इल्ज़ाम को इस तरह हम बिल्कुल सरसरी तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते, इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। दूसरी जो आपने IMF की बात की, मैशत की बात की है, देखिए मैशत को सब जानते हैं कि इस नहज पे पहुंचाने वाली PTI है और इमरान खान है। इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में मैशत का जनाजा निकलना शुरू हो गया था। जितने कर्जे इमरान खान की हुकूमत में 3.5 बरसों में लिए, उतने कर्जे पीपल्स पार्टी PMLN की हुकूमत के 10 सालों में भी नहीं लिए थे। उससे ज़्यादा कर्जा इन्होंने लिया था। और IMF के पास जाकर जो मुआहदा सख्त शराइत पे हुआ था वो PTI ने किया था, और PTI ने उन शराइत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया था, और वो स्टेटमेंट इनके रिकॉर्ड पर हैं, शौकत तरीन के भी, इमरान खान के भी, कि जी वो सख्त इक़दाम क्यों कर रहे हैं। अगर वो बयान आप चला लें आज के दिनों में तो आपको लगेगा कि इमरान खान और शौकत तरीन आज की हुकूमत के इक़दाम को डिफेंड करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन इमरान खान को जब यकीन हुआ कि उसकी हुकूमत जा रही है तो उसने इस मुल्क को मुसीबत में धकेलने के लिए, मैशत को बर्बाद करने के लिए IMF के उस मुआहदे की खिलाफवर्जी की, ताकि पाकिस्तान और मुश्किल में आ जाए। और उसके जो खुमियाजा है वो हम और आप इस वक्त सब भुगत रहे हैं। इस वक्त यकीनन मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस मुल्क के आम लोग, गरीब लोग, इवन जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर ये हुकूमत IMF के साथ मुआहदे में नहीं जाती तो हमारी मईशत को जो सपोर्ट इस वक्त दरकार है, हम शायद वो सपोर्ट नहीं ले सकेंगे। IMF के साथ मुआहदा करने के बाद यकीनी तौर पर कुछ मज़ीद मुश्किलात हमारे शहरियों के ऊपर आएंगी, लोगों पर आएंगी, लेकिन उससे होगा ये कि हमारी मईशत को संभाला मिलेगा और आगे जो है इन द लॉन्ग रन जाकर उसके जो थोड़े बहुत जो हमारे ऊपर प्रेशर्स होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे और मईशत में कुछ बेहतरी के इम्कान आ जाएंगे। जी इजाज़ भाई, खालिद भाई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी रवायात की हामी रही है और हमेशा इलेक्शन की तरफ जाती है, और उनकी जो ख्वाहिश होती है वो भी यही होती है कि जमहूरी अंदाज से सारी चीजें चलें। 2 सूबों में जो गवर्नमेंट है, वो जो निज़ाम गवर्नमेंट है, वो इंतखाबात कराने के लिए नहीं जा रही, जबकि वफाक में भी यही माहौल बनाया जा रहा है। क्या आप भी समझते हैं कि आपकी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि सूबों को उनका हक नहीं देना चाहिए और इंतखाबात नहीं होने चाहिए? देखिए, मेरी राय में
आइन में जो तरीक़ेकार मुतय्यन है इलेक्शंस कराने का, वो इलेक्शंस होने चाहिए। पंजाब में भी इलेक्शंस होने चाहिए, KPK में भी इलेक्शंस होने चाहिए, जो सीटें इन्होंने खाली की हैं उसके ऊपर ज़मीनी इलेक्शंस होने चाहिए, और उसके बाद जब आम इंतखाबात का वक्त आएगा पंजाब और KP तो उसे निकल जाएंगे, लेकिन नेशनल असम्बली के, बलूचिस्तान के और सिंध असम्बली के जो इलेक्शंस हैं वो वक्त पर होने चाहिए। और ये जो भी क्राइसिस लोग कहते हैं, मेरा ख्याल है कि जब वक्त पर इलेक्शंस होते जाएं तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। सईद गनी साहब, आप लोग प्रोपेगेंडा में इमरान खान से तो आगे नहीं है, 13 जमातें मिलके भी, सोशल मीडिया टीमें नहीं है आप लोगों के पास, किस तरह मुकाबला करेंगे? वो खुद एतराफ़ करते रहे हैं बार बार जिन चीज़ों का, उनको आप लोग हाईलाइट नहीं करते। इमरान खान की हुकूमत गई थी तो शेख रशीद ने कहा था कि इमरान खान इन हुकूमत के लिए बारूदी सिरंगे बिछा के गए हैं, ये चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं, वो तो आप कर नहीं सकते। अवाम के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन 13 जमातें बढ़ा रही हैं, तो किस तरफ लेके जा रहे हैं उनको? देखिए, पहली बात जो आपने कही कि इमरान खान के प्रोपेगेंडे का जवाब नहीं दे सकते, मेरा ख्याल है कि इसको मैं इस तरह कहूँगा कि इमरान खान जितनी बेशर्मी से, डटाई से, बेहयाई से झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलने के लिए आपको भी उतना ही बेशर्म होना चाहिए, बेहया होना चाहिए, ढीठ होना चाहिए जितना इमरान खान है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस मुल्क में वो एक ही आदमी है जो इस पैमाने पर पूरा उतरता है, तो कोई भी शख्स उस हद तक जा ही नहीं सकता जिस हद तक इमरान न्याजी चला गया है, तो उसको बिल्कुल हम नहीं पहुंच सकते, लोग कान पकड़ेंगे। अब जो आदमी मतलब अल्लाह माफ़ करे लिख के दिया हुआ है कि बेटी है, केस हारा हुआ है, कोर्ट में कहता है मुझसे तो पूछो ही मत इसलिए कि मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं हूँ, तो इस किस्म की चीज़ें जो आदमी कर सकता हो, सारी ज़िंदगी जिसने इस गंद में गुजारी हो, अब टोटली उसके उलट आके वो बातें करता हो, तो उसका तो कोई मुकाबला हम वाकई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो हक़ाइक़ हैं वो लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स पे भी ये झूठ बदतमीज़ी जो है वो ज़्यादा उछल जाता है और हक़ाइक़ जो है वो कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लोगों की अक्सरियत जो है वो इस बात को महसूस करती है कि इमरान खान का जो रास्ता है वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान की जमात को ठीक है सपोर्ट ज़रूर हासिल है, लेकिन जो ये कहते हैं कि जी उसकी वेव है, उसकी मकबूलियत है, ऐसा नहीं है। अभी कराची में, हैदराबाद में जो शहरी इलाके हैं वहाँ इलेक्शन हुए हैं, आपने देख लिया कि PTI वहाँ कहाँ खड़ी है, तो मकबूलियत उनकी कोई इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन ये कि जो हवा उसने बनाया हुआ 24 घंटे TV पे बैठ के, कैमरे के सामने बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बजाय सहाफ़ियों के सामने बैठ के करने से, उसका इलाज किसी के पास कोई नहीं है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इब्तिदा से लेफ्ट ऑफ द सेंटर या लेफ्ट ओरिएंटेड जमात समझी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ अर्से से हमने देखा है कि आप समेत पीपल्स पार्टी के बहुत से मुतदिल रहनुमा मजहब कार्ड इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों है और क्या ये बदकिस्मती नहीं है कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात भी वहीं आकर खड़ी हो जाए उन्हीं मजहबी कुव्वतों के साथ जिनका वो निशाना रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजहब कार्ड इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर कोई आदमी रियासत मदीना का नाम ले और ख़ुद वो बदकिरदार हो, करप्ट हो, चोर हो, झूठा हो, मकार हो, बेईमान हो, और आप ये कहें मैं उसको ये भी ना कहूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई तुम रियासत मदीना का नाम मत इस्तेमाल करो, भाई करना है तो फिर ऐसे इस तरह के अपने अंदर वो पैदा भी करो ना, अपनी खसलतें भी ऐसी करो आप। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि मज़हब कार्ड है। लेकिन जिन लोगों को वो गुमराह करना चाहता है रियासत मदीना का नाम लेकर, अगर हम उनको ये बताते हैं कि भाई इमरान खान असल किरदार तो उसका ये है, ना उसको नमाज़ पढ़ने आती है, ना वो इतनी नमाज़ पढ़ता है, ना वो पता नहीं इसी तरह से वो मज़हब को फॉलो करता है, तो वैसे वो कहे कि भाई ठीक है मैं एक सियासी जमात का सरबरा हूँ, मैं रिफॉर्म्स लेकर आऊँगा, मैं ये ठीक करूँगा, मैं वो ठीक करूँगा, सारा दिन नाम लेता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हरकतें उसकी जो हैं वो पता नहीं किस किस्म की हैं, तो ये नहीं मज़हब कार्ड है। ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों को हक़ाइक़ बताने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सोलंकी साहब कहते हैं कि आप उसको प्रोपेगेंडे का मुकाबला नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ अगर आप सही बताते हैं तो आप कहते हैं कि ये भी आप गलत करते हो। तो मेरा ख्याल है कहीं तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट होने दें। आप ये बताइएगा कि आपके पिछले दौर में IP पाइपलाइन का मंसूबा फाइनलाइज हुआ, अब ईरान कह रहा है कि 2024 मार्च तक पाकिस्तान पे $18 अरब का जुर्माना होगा अगर
ये पाकिस्तान कंप्लीट नहीं करता। इस वक्त ईरान ये भी ऑफर कर रहा है कि उनके बॉर्डर एरियाज के साथ जितने भी देहात हैं, इलाके हैं, हम उन्हें फ्री बिजली भी दे रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल हालात अवाम के हैं और उनको कंसर्न है महंगी बिजली से, महंगी चीजों से। तो इस तरह के प्लान जो आपने ही अपनी पिछली हुकूमत में स्टार्ट किए थे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है इस वक्त आप, और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है ईरान से तजारत के? देखें, एक तो जो आप सवाल किया है, मेरे पास उसकी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि मैं उस पर ज़्यादा कोई आपको बात कर सकूं, लेकिन ये फैक्ट है कि पाकिस्तान को इस वक्त क्राइसिस का सामना है। गैस के क्राइसिस है हमारे पास, और जो एनर्जी भी हमारे पास है, बिजली भी है, वो हम महंगे फ्यूल से बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा बिठा रही है। और ये जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो करंट डेफिसिट है, उसमें भी एक बहुत बड़ी वजह आपकी बिजली भी महंगी बिजली है, वो भी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने थर के कोयले पर 90s में काम शुरू किया था, और अगर वो काम उस वक्त हो जाता तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ना सिर्फ ये कि इस मुल्क में सस्ती बिजली होती, बल्कि लोकल फ्यूल से बनी हुई बिजली हमारे पास होती और वो पूरे मुल्क को फराहम कर रहे होते। बहरहाल उस वक्त नहीं हुई। फिर अभी जब हमने शुरू भी किया हमारी 2008 से 13 की हुकूमत में थर कोल पे काम, और अभी हमने काफ़ी सारी वहाँ बिजली के प्लांट्स लगा लिए हैं, बिजली आ भी रही है, विंड एनर्जी भी हमारे यहाँ आ रही है सुबह सिंध से, तो तकरीबन कोई 5-6 हज़ार मेगावाट के करीब हम लोकल फ्यूल से जनरेट की हुई बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान की जितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास कैपेसिटी है इतनी कि हम थर के कोयले से भी कर सकते हैं और विंड से भी कर सकते हैं, लेकिन पिछली हुकूमतों ने सिंध हुकूमत के इन मंसूबों पर कभी ध्यान नहीं दिया और उसको बजाय सपोर्ट करने के डिस्करेज करते रहे, डिले करते रहे, जिसकी वजह से जितनी बिजली हम वहाँ से आज ले सकते थे उतनी हम नहीं ले रहे हैं, और अब हम मुसीबत में हैं, और अब हम कह रहे हैं कि हमने जल्दी करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा था, वो भी पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत ने किया था, और ये चीज़ मद्देनज़र रख के किया था कि हमें गैस की ज़रूरत आगे जाके पड़ेगी, और अब जो हम गैस ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमें ना सिर्फ ये कि गैस और बिजली की ज़रूरत है, बल्कि हमें सस्ते गैस और बिजली की ज़रूरत है। अमेरिका का प्रेशर तो नहीं है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर प्रेशर होता ना, तो अभी जो रशिया के साथ डील कर रही है गवर्नमेंट पेट्रोल के लिए, वो शायद हम ना कर रहे होते। तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जो आपको ये कहे कि आपकी मईशत तो डूबती है, भले डूबने दें, लेकिन आप अपनी मईशत को सहारा देने के लिए किसी और मुल्क के साथ जो है वो कोई तजारती मुआहदे ना करें। मैं नहीं समझता हूँ कि इस किस्म का कोई प्रेशर आ सकता है, और ना ही मैं समझता हूँ कि इस किस्म का प्रेशर जो है कोई हुकूमत तस्लीम करेगी। आपने अभी कहा कि अदालतें मेहरबान हैं, पीटीआई पर जमानत पे हो जाती है। आपकी जो हुकूमत है वो वफाक हुकूमत भी कहती रही कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उससे लग भी ये रहा है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, परवेज इलाही के घर पर छापा, और उसके बाद शेख रशीद की गिरफ्तारी, ये वो लोग हैं जो उनके खाते में जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट। तो अदालतें आपके ऊपर मेहरबान क्यों नहीं है? एक बात तो ये। दूसरी, मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल जो है वो नहीं है, विक्टिमाइजेशन। अली वजीर, उसकी जमानत हो चुकी, स्पीकर कौमी असेंबली उसके प्रोटेक्शन आर्डर जारी करते हैं, लेकिन जब वजीर आजम के लिए वोट दरकार हो, इमरान खान के खिलाफ हो, तो अली वजीर आ जाता है, बाकी नहीं आता। ये क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अली वज़ीर को कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाना चाहिए। उसकी ज़मानतें हुई हैं, उसको रिहा होना चाहिए। कौमी असम्बली का मेंबर है, उसको कौमी असम्बली के इजलास में आना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये उसका राइट है। इवन अगर वो जेल में भी है तब भी उसको असम्बली के इजलास में जो है वो आना चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही कि अदालतें हम पर क्यों मेहरबान नहीं हैं, इसका जवाब तो हम ढूंढ रहे हैं खुद, कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का जो रेफरेंस पड़ा है उसको भी 10 साल हो गए। मैं 13 जमातों पे मेहरबान, वो भी आ रहा हूँ मैं, अपना तो रोना रोनी पहले। रेफरेंस पड़ा हुआ है अदालत में, और उसके बाद पता नहीं कितने रेफरेंसेस आए, दिन रात बैठकर उस पर फैसले कर दिए गए, लेकिन एक ऐसा रेफरेंस जिससे अदालत अपने माथे पर लगी हुई कलंक को धो सकती है कि उसने इस मुल्क के वज़ीर आज़म को गलत तरीके से सज़ा देकर कत्ल किया था,
वो अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटा सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वापस नहीं आना इस दुनिया में, अगर वो ये कर भी देंगे, लेकिन कम से कम हम ये कहेंगे कि उस शख्स को इंसाफ मिल गया जिसको बेगुनाह फांसी चढ़ा दिया गया था। वो नहीं हो रहा है। हमारी पूरी क़यादत के मुकदमात जो सूबा सिंध में चलने चाहिए थे, अगर उसमें कोई गिरफ्तार हुआ तो उसको सूबा सिंध की जेल में होना चाहिए था। वो तमाम के तमाम केसेस यहाँ पिंडी में ट्रायल होते रहे, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जहाँ जुर्म सरजद होता है मुबैना तौर पर, ये जुरिस्डिक्शन वहीं की होती है, वहाँ केस चलता है। वो आज भी केसेस वहीं चल रहे हैं। जेलों में वहाँ होना चाहिए था, आज भी कभी चले जाएं कोट लखपत जेल में। पता नहीं कितने लोग हैं जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से है, वो यहाँ है, और उनके जो फैमिली के लोग हैं किस तरह हर पेशी पे आकर जलील हो रहे होते हैं, यहाँ पे लाखों रुपये खर्च करके बर्बाद हो गए लोग, ख़ानदान के ख़ानदान। लेकिन ये किसी को चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो ये ज़्यादतियाँ अदालतों की पीपल्स पार्टी के साथ होती रही हैं, और शायद अब भी हालिया दिनों में भी देखें, खुर्शीद शाह का केस आपके सामने है, आगा सराज दुरानी का केस आपके सामने है, शर्जील मेमन का केस आपके सामने है, फरियाद टालपुर का केस आपके सामने है, और मैं गिनवा सकता हूँ। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भाई बाकियों के साथ आप इंसाफ मत करो, हम ये कहते हैं हमारे साथ भी इंसाफ करो। बाकियों के साथ जब करते हैं आपकी जिम्मेदारी है। इंसाफ पे ये नहीं लिखा होता कि पीपल्स पार्टी के लिए इंसाफ का पैमाना कोई और होगा तो पीटीआई के लिए इंसाफ का पैमाना कोई और होगा। इमरान खान के ऊपर पता नहीं दहशतगर्दी की एफआईआर भी करती रहे, वो हमलावर होता रहे, वो गालियां देता रहे, धमकियां देता रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पैरों के तले रोनता रहे, लेकिन कोई उससे नहीं पूछेगा। लेकिन सईद गनी अगर कोई एक स्टेटमेंट दे देगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रुसा होता रहेगा, धक्के खाता रहेगा अदालतों में, उसको आप बुलाते रहेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि मेरे और आपसे ज़्यादा अदालतों को सोचना चाहिए कि वो किस तरह अपना इस किस्म का इमेज बना सकें कि हम जैसे लोगों को ये बात करने का मौका ना मिले कि पैमाने जो है इंसाफ के मुख्तलिफ होते हैं। थैंक यू।